हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक। जैसा मैंने पहले कहा था कि बायबैक के बाद हम स्टार्ट करेंगे डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, यानी कि डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। ओवरव्यू हल्का सा ले लेते हैं ऊपर से। ये जो आजकल शेयर मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, लोग शेयर खरीद रहे हैं। एक शेयर खरीदना है हमको, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं एक, ठीक है। एक अकाउंट बनाते हैं जिसको डीमैट अकाउंट ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीमैट अकाउंट, ठीक है। ये ऑनलाइन अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है कि हम एक शेयर खरीदते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कंपनी के साथ हमारा रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ये कंपनी है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई एक पर्सन है, एक शेयर खरीदेगा, वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक पर्सन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करता है। ये पार्टिसिपेंट का काम करता है कंपनी और इस शेयर होल्डर, ठीक है। ये जो बायर है, शेयर खरीदना चाहता है, उसके बीच में ये मीडिएटर का काम करता है। ये यहाँ से पैसे लेता है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है और यहाँ से शेयर लेकर के इनको शेयर ट्रांसफ़र करता है। समझे? इस तरह से ये काम करते हैं। तो बेसिकली इसमें 2 वर्किंग डेज़ का काम होता है, ठीक है। 2 वर्किंग डेज़ का काम होता है, 2 WD, ठीक है। इसमें 2 वर्किंग दिन का काम होता है। एक दिन इससे पैसा लेता है, एक दिन अपने पास होल्ड करता है, फिर उसके बाद उधर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जिस दिन लिया उसको नहीं काउंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जिस एक दिन ये रखा अपने पास, दूसरे दिन इसको ट्रांसफ़र किया, ठीक है। फिर इधर से शेयर लिया, अपने पास रखा, फिर इधर ट्रांसफ़र किया, ठीक है। इस तरह से सिर्फ 2 दिन का काउंट किया था वो। समझ आई बात? ये बेसिक था, नॉर्मल था, जो ओवरव्यू था, इसको बस इसे समझने वाली बात थी, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, लखनऊ में रहता है, तो वो भी आजकल, मतलब आजकल क्या, काफ़ी टाइम से, ये करीब 1-1.5 साल से वो इसी में शेयर मार्केट में खरीद रहा है, ठीक है। वो यस बैंक और पता नहीं कितने कंपनीज के शेयर उसने होल्ड कर रखे हैं करंट टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में आजकल का ट्रेंड भी यही है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सभी के लिए जो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि ट्रेडिंग करने में, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं अकाउंट में, शेयर्स में, ठीक है, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही बेनिफिशियल होगी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले डिमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स को जानने के लिए हमको जानना होगा डिपॉजिटरी कौन होता है, ठीक है। डिपॉजिटरी किसको कहेंगे? क्योंकि भाई देखो, शेयर डिमटेरियलाइज तो हो रहा है, लेकिन किसी न किसी वे में हो रहा है ना, किसी न किसी माध्यम से हो रहा है, तो वो हम डिपॉजिटरी किसको कहेंगे? तो कहा गया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटीज और शेयर होल्डर, वेयर सिक्योरिटीज ऑफ अ शेयर होल्डर आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट इन द सेम वे एज बैंक होल्ड्स मनी। कह रहे हैं कि जहाँ पे, मतलब कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो लोगों के, जो शेयर होल्डर्स के सिक्योरिटीज, जो उनके शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं या जो जिस भी काइंड के शेयर्स हैं, उनको अपने पास सुरक्षित रखेगी, जैसे कि बैंक लोगों के पैसे सुरक्षित रखती है अपने पास। बिल्कुल उसी तरह से हम बैंक में क्या करते हैं पैसे दे देते हैं जा करके, ठीक है। मान लीजिए हमें 1000 रुपये बैंक में जमा करना है, हमने बैंक को दे दिया, ठीक है। अब बैंक ने उसको रख लिया और मेरे पास एक मैसेज आ गया कि भाई यू हैव क्रेडिट, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 1000 रुपीज़। मेरे पास मैसेज आ गया, मैं अश्योर हो गया कि भाई मेरा पैसा आप सेफ है बैंक के पास। वैसे ही ये जो डिपॉजिटरी होता है, ये भी एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों के सिक्योरिटीज़ को अपने पास सुरक्षित रखती है, जैसे बैंक लोगों के पैसे को सुरक्षित रखता है, ठीक है बात। अंडर द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, ठीक है, जो डिपॉजिटरी एक्ट बना हुआ है 1996 का, उसमें भी क्या बात कही गई है? आल्सो रिक्वायर्स अ डिपॉजिटरी टू बी अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एज वेल एज सेबी। कहा गया है, देखो सिर्फ डिपॉजिटरी एक्ट बना दिया गया, उससे काम नहीं चला, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ उसको
कंडीशंस भी रखी गई, कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। जैसे कि देखिए, अब भाई डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था है, ठीक है, मान लीजिए ये एक संस्था है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ ये डिपॉजिटरी है मान लीजिए, ठीक है, ये डिपॉजिटरी है, ये डिपॉजिटरी है। अब क्या है डिपॉजिटरी, ये डिपॉजिटरीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड हो गया, ये एक्ट में रजिस्टर्ड हो गया 1996 के, ठीक है। अब ये डिपॉजिटरी की कैटेगरी में आ गया, लेकिन ये ट्रेड कर नहीं सकता अभी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इसके साथ डीलिंग कौन करेगा? इसके साथ डीलिंग करेंगी कंपनीज, ठीक है। दूसरा कौन करेगा? कस्टमर हो गए, जो कंज्यूमर होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे, ठीक है, तो उनको शेयर होल्डर ही लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर होंगे, ठीक है, देखो शेयर होल्डर होंगे। अब शेयर होल्डर को अश्योरिटी कौन प्रदान करता है? यही करता है ना, सेबी, ठीक है। और कंपनी को सुरक्षा कौन दे रहा है भाई? इनका कंपनीज एक्ट दे रहा है, ठीक है, कंपनीज एक्ट दे रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई देखो, तुम दो लोगों के साथ डील कर रहे हो, सिंगल पर्सन के साथ डील नहीं कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है सिंगल पर्सन के साथ कि भाई चलो हाँ हो जाएगा। इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होंगी। पहली पार्टी तो ये है, ठीक है, जो मीडिएटर का काम करेगा, फिर उसके बाद ये है, ठीक है, उसके बाद ये है। क्योंकि भाई थर्ड पार्टी कंपनी होगी। कंपनी क्यों होगी? क्योंकि भाई हम किसी कंपनी का, मान लीजिए हम रिलायंस के शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने डीमैट अकाउंट बना लिया एक, ठीक है, एक डीमैट अकाउंट बना दिया। अब डीमैट अकाउंट से क्या हुआ कि मैंने एक जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट था, उसको एक एजेंट भी कहेंगे, ठीक है, जो एजेंट था, मैंने एजेंट से बोला कि भाई मुझे 100 शेयर चाहिए रिलायंस के, ठीक है, 100 शेयर चाहिए रिलायंस के। तो अभी रिलायंस के शेयर हमको मतलब ऐसे पड़े थोड़ी हैं कि मिल जाएगा। तो क्या करेगी, ये जो हमने इसको बोला, ठीक है, ये गया कंपनी के पास, कंपनी से बोला भैया देखो ये पर्सन है, ठीक है, इसकी ये डिटेल्स है, उसका ये डीआरएफ नंबर है। डीआरएफ नंबर मतलब इसका डीमैट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, तो वो नंबर है और वो इतने शेयर्स चाहता है। तो कंपनी फिर अलाउ करेगी कि हाँ ठीक है, उसको दे दो इस प्राइस पे। प्राइस तो उस पर पहली बात हालांकि मेंशन रहती है, लेकिन 19-20 होती रहती है, तो वो मेंशन प्राइस भी अपना वो बता देगा। या हो सकता है जो करंट टाइम में जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड में चल रहा होगा, ठीक है, वो रेट वहाँ पे जो होगा, प्राइस जो होगा, वो प्राइस के उसी अकॉर्डिंग ये अगर अलाउ कर देता है कि हाँ दे दो, तो फिर ये बंदा अपने पास होल्ड करता है इसका पैसा, ठीक है। शेयर मिलते ही ये पैसा क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है इधर। पहले पैसा ले लेता है, उसके बाद इससे परमिशन लेने जाता है, फिर ये परमिशन जब देता है, ठीक है, तब इसके पास ये इसके शेयर्स अपने पे क्रेडिट कर लेता है, इस कंपनी के पास से शेयर घटे और इसके पास से इसके पैसे इधर आ गए, फिर इसके पास शेयर भेज देता है फिर बाद में, क्योंकि इससे पैसा तो मिल ही चुका है ना उसको। तो ये इस तरह से प्रोसेस करता है काम, इस तरह से काम करता है। समझ आई बात? तो वही कह रहा है कि इसको कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी रेगुलेशंस में भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई सबकी सुरक्षा के लिए ये करना है उसको। उसके बाद अंडर सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उसके अंदर, उसके मतलब अंदर क्या 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 बात कही गई है कि डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं 1996 में, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने डिपॉजिटरीज हैं? सिर्फ 2। उनको सिर्फ सेबी ने सिर्फ 2 को ही परमिशन दे रखा है कि भाई 2 लोग ही काम करोगे। कौन कौन से? एक है NSDL, एक है CDSL। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये चीजें समझ आ रही हैं आपको? 2 ही है अभी तक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिर्फ अभी 2 ही है। अब देखो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी किसको कहेंगे? हमने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देखा, उसके एक्ट भी बने हैं, रेगुलेशंस भी बने हैं, लेकिन वो होते कौन है ये भी देख लें, ठीक है। एक ऐसा एजेंट होता है, ठीक है, डिपॉजिटरी का एक ऐसा एजेंट होता है। डिपॉजिटरी मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक एजेंट है, ठीक है, क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक एजेंट है। देखिए ये मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इसको क्या बोलेंगे हम? डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी हो गई, ठीक है। और इसके ये जो पर्सन है, ठीक है, जो इसके लिए काम कर रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया? DP, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स,
ये हो गए, ठीक है। तो अब ये जो पर्सन है ये कौन है, एक एजेंट है, ठीक है। किसका एजेंट, इसका एजेंट, इसका, ठीक है, इसका एजेंट है ये, ठीक है। इसके बिहाफ पे ये काम कर रहा है। तो वही बात जो यहाँ पे लिखी, देखिए समझिए, एन एजेंट, एक एजेंट होगा, ठीक है, ऑफ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी यानी इसका एक एजेंट होगा, कुड बी बैंक, एक ऐसा एजेंट जो बैंक भी हो सकता है, कस्टोडियन भी हो सकता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं, कोई भी ऐसी सर्विसेज हो सकती हैं, कोई ऐसी फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, कोई स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, ठीक है, या फिर और रजिस्ट्रार भी हो सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार टू एन इशू ऑल आर एलिजिबल मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट 1992। ये सभी क्या है, हो सकते हैं एजेंट। इनको क्या करना होगा, पहले इनको सेबी एक्ट में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो एक्ट बनाया गया है, कानून बनाया गया है 1992 में, इनमें इनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ आ रही हैं आपको। आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या इसमें आना है अभी, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि भाई किसी भी शेयर्स को खरीदने के लिए, किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए आप डायरेक्ट उस कंपनी तक अप्रोच नहीं कर सकते हो ना, डायरेक्ट कंपनी तक नहीं पहुंच सकते हो, तो उसके लिए कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए आपको। तो मीडिएटर का काम कौन करता है, ठीक है, डीपी करता है, ठीक है। अब देखो कहा गया डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स हैज बीन पॉसिबल, ठीक है। इसका जो डिपॉजिटरी का एक एक्ट आया था, मैंने भी पढ़ाया था, ठीक है, एक डिपॉजिटरी एक्ट आया था 1996 का है, शायद 1996 का है, ठीक है। ये एक्ट आया था। इसी एक्ट के आने के बाद ही ऑनलाइन ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इसने इतनी सुविधाएं प्रदान कर दी, इतनी सेवाएं, मतलब अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि वो ऑटोमेटिकली इसकी तरफ खींचे चले आए, ठीक है। और ये कहाँ तक एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया, ठीक है, होल ऑफ इंडिया, ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंडर देखो सीधी सीधी बात कहा गया है कि एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा डीपी आप बना सकते हो, ठीक है, एक से ज़्यादा, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी एक या एक से ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आप बना सकते हो, जो कि, ठीक है, काम करने के लिए सक्षम तब होंगे जब वो कहाँ होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, कहाँ पे, सेबी में, जो रजिस्टर्ड होंगे सेबी में। और उनको क्या मिल जाएगा, जब सेबी में जब रजिस्टर्ड होंगे तो उनको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस बिजनेस, ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा उनको बिजनेस कमेंस करने का, ठीक है। जब उनको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, डबल एम रहेगा यहाँ पे, देख कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तब वो मतलब मान लिए जाएंगे कि हाँ वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं अब, ठीक है। ये क्या करता है, ये और सुनिए, जब ये मिल जाता है तो ये क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है किसको, इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देता है। कौन सा ऑप्शन देता है, ऑप्शन देता है कि वो चूज करें, क्या करें, चूज करने का उनको ऑप्शन देता है, ठीक है, ऑप्शन टू चूज, किस चीज़ का चूज करने का ऑप्शन दे रहा है भाई, कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में यानी कि डीमैट अकाउंट में शेयर में ट्रेडिंग करें, वो डीमैट से शेयर खरीदे या फिर फिजिकली, ठीक है, उनको दोनों फैसिलिटी दे रहा है। ये ऑप्शन मतलब उनको बाउंड नहीं कर रहा है कि नहीं अब ये एक्ट आ गया है तो अब आप सिर्फ इसी में डील करोगे, या फिर आप इसमें डील नहीं करके सिर्फ फिजिकली ही डील करोगे, ये किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। वो किसी भी इन्वेस्टर को ऑप्शन देता है, ठीक है, कि आप ये कर सकते हो, ठीक है।
और सबसे बड़ी चीज़ इसके आने के बाद समझ रहे हैं, ये जो डीमैट बनना, जब ये डिमेटलाइजेशन का काम शुरू हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, स्टैम्प ड्यूटी ख़त्म कर दी गई, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी इस पर ख़त्म कर दी गई। अब नो स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करना होगा, ठीक है, इस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी होगी। ये एक तरह का टैक्स होता था जो पे करना होता था, लेकिन अब पे नहीं करना है, ठीक है। और जो शेयर्स आपने डीमैट अकाउंट में ले रखा है, ठीक है, जो शेयर्स आपने डिमेटलाइजेशन फॉर्म में ले रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले रखा हुआ है, उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसको प्लेस भी कर सकते हो, ठीक है, गिरवी रख सकते हो, ठीक है। चीज़ें आपको क्लियर हुई इतनी, ठीक है। अब इतना समझ तो गए हैं हम। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम देखेंगे कि भाई हमारा जो ये डीमैट अकाउंट है, ठीक है, हमने पूरी कहानी तो पढ़ ली ऊपर ऊपर से, लेकिन अभी इसको देखना है कि ये कैसे वर्क कैसे करता है, ठीक है, क्या वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले वर्क जानने के लिए तो हमको देखना होगा प्रोसेस ऑफ डीमैट, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डीमैट, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डीमैट। डीमैट मतलब डिमेटलाइजेशन, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया गया। तो इसमें कहा गया कि इसमें देखो, इसमें ओनर कितने होते हैं, ओनर भाई शेयर होंगे तो 2 ओनर भी होंगे, ठीक है। ओनर कौन कौन से हो गए, बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर, और यहाँ पे रजिस्टर्ड ओनर, रजिस्टर्ड ओनर। देखो इनको बीओ भी कह सकते हैं और इनको आरओ भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो ओनर 2 तरह के हैं। ओनर तो हम समझते हैं ना कि ओनर किसको कहते हैं, जो किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर ठीक है, अपना हक जताए, ठीक है, और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो कि भाई, और वो डॉक्यूमेंट ये उसका मतलब अस्तित्व उस पर जाहिर करते हो, बताते हो कि हाँ ये चीज़ उस आदमी की ही है, ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज बिलोंग टू दैट पर्सन, ठीक है, ये चीज़ वो क्लियर कर रहा हो, ठीक है, तो वो चीज़ उसको ओनर कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी होता है, शेयर्स में भी। देखिए शेयर कहा गया कि जो बेनिफिशियल ओनर होते हैं ये, ठीक है, ये क्या करेंगे, ठीक है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे किस चीज़ की, कि भाई ओपन करो एक, ये करेंगे रिक्वेस्ट ऑफ ओपन, रिक्वेस्ट टू द डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स फॉर ओपन एंड डीमैट, ठीक है। देखो डीमैट के लिए ये उसके पास रिक्वेस्ट देंगे कि भैया हमको डीमैट, अभी मान लीजिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, किसी भी ऐसे, तो आजकल शेयर्स में डील करने के लिए, सिक्योरिटीज़ में डील करने के लिए बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं शेयर मार्केट में डील करने के लिए। तो उन पे आप किसी भी एक ऐप को आप ले लीजिए, उस पर जाइए और उस पर रिक्वेस्ट फॉर्म कीजिए कि भाई हमको मतलब ये डीमैट के लिए हमको डीमैट अकाउंट चाहिए, उसके लिए हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं। तो उस पर कोई ना कोई पार्टिसिपेंट, आपको कोई ना कोई एजेंट उस पर आपका आ जाएगा और वो आपके इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो आपका जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, डीआरएफ, ठीक है, डीआरएफ। आप डीआरएफ दे रहे हो, इसको डीआरएफ ही बोलते हैं, डीआरएफ यानी कि डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं डीआरएफ। ये समझ आई बात। अब देखो यही बात आगे कहा गया कि जो बेनिफिशियल ओनर होते हैं, ठीक है, ये जो ओनर होंगे ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले डीआरएफ फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, डीआरएफ फॉर्म फिल करेंगे और इसको सबमिट किसको करेंगे, सबमिटेड टू द डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, डीआरएफ फिल करेंगे, ठीक है, fill up the DRF, fill up the DRF and submit it to the DP, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये फॉर्म
फिल करेंगे डीआरएफ, ठीक है, और उसके बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डीपी ये क्या करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करेगा उसके बाद, ठीक है। डीपी करेगा क्या, ठीक है, डीपी करेगा उसको वेरीफाई करेगा। क्या वेरीफाई करेगा, डीपी करेगा वेरीफाई द डीआरएफ, वो डीआरएफ को वेरीफाई करेगा और चेक करेगा कि आपने जो भी इसमें भरा हुआ है डिटेल वो सभी सही है या नहीं, ठीक है। और अगर ये वेरीफाई करने के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन वो क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, किसको, फॉरवर्ड कर देगा CDSL को या फिर NSDL को, ठीक है। ये दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं करंट टाइम में जिनको परमिशन दी गई है इंडिया में, ठीक है। तो ये दो हैं, ये दोनों में से किसी के पास भी वो फॉरवर्ड कर सकता है, भेज सकता है। और क्या करेगा, इनको भेजने के साथ साथ, ठीक है, along with that company, इसके साथ उस कंपनी को भी भेजेगा जिसकी शेयर्स चाहिए होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर एक्स हैं, अब इनको शेयर्स चाहिए रिलायंस के, ठीक है, रिलायंस के शेयर्स चाहिए। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करेगा, ये पहले ये क्या करेंगे, ये फिल करेंगे डीआरएफ को, ठीक है, ये डीआरएफ को फिल करेंगे, ठीक है, और किसको देंगे, डीपी को देंगे। डीपी क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद क्या करेगा, वेरीफाई करने के बाद वो देगा डीपी उसको, हाँ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के जो दो हैं संस्था, ठीक है, वो NSDL या फिर CDSL को देगा, ठीक है, CDSL को देगा। अब इनके बाद देखो, इनके साथ साथ प्लस किसको देगा, कंपनी को देगा। कौन सी कंपनी को, वो कंपनी होगी रिलायंस, वो रिलायंस को भी वही सब वेरीफाई करेगा और उससे क्या करेगा, उससे कहेगा, ठीक है। और रजिस्टर देखो, कंपनी को भेजेगा तो कंपनी की, जब कंपनी के पास जाएगी तो कंपनी का जो रजिस्ट्रार होगा, ठीक है, जो कंपनी इसको डील कर रहा है उस टाइम पे, वहाँ का जो रजिस्ट्रार होगा वो चेक करेगा उसको, ठीक है। ये क्या करेगा, चेक करेगा किस चीज़ को, जेन्युइननेस को, उसकी कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है उसमें, क्या मतलब जो देखा जाएगा कितना सही है ये, ठीक है। और सारी चीज़ें अगर सही होंगी उसके बाद क्या करेगा रजिस्ट्रार उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा और कंफर्म कर देगा रिक्वेस्ट को। रजिस्ट्रार क्या करेगा, इशू करेगा सर्टिफिकेट इशू करेगा एंड और क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि हाँ भाई ठीक है, अब तुम इसको कंफर्म कर देगा कि हाँ अब ये जिस मिस्टर एक्स जो है ये क्या कर रहे, मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है डीआरएफ, जो फॉर्म फिल किया हुआ है शेयर्स के लिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है, इनकी डिटेल्स बिल्कुल सही है, अब आप इनको इशू कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही ये रिक्वेस्ट एक बार सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसको DRN इशू हो जाएगा। क्या इशू होगा, DRN, ठीक है। DRN मतलब डीमैट, ठीक है, रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है, डीमैट रिक्वेस्ट नंबर उसको जनरेट कर दिया जाएगा। और जब डीमैट रिक्वेस्ट नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, डीमैट रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है, हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा वो उसको सीधा का सीधा भेज देगा कंपनी के पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही, ठीक है, वो ऑनलाइन ही उसको कंपनी के पास भेज देगा उस नंबर के साथ साथ, डीआरएफ के साथ, और शेयर सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट इसने इशू किया है उसको, और डीआरएफ को, जो ये डीआरएफ था वेरीफाई किया था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ने इसको, ठीक है, यानी कि डीआरएफ लिख देते हैं, देखिए डीआरएफ प्लस शेयर सर्टिफिकेट क्या कर देगा, शेयर सर्टिफिकेट प्लस डीआरएफ, ठीक है, ये दोनों मिला करके किसको भेज देगा वो, ठीक है, कंपनी को भेज देगा, ठीक है, दोनों कंपनी को भेज देगा डीपी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
जैसे ही डीपी के थ्रू ये रिसीविंग मिली, कंफर्मेशन मिला डिपॉजिटरी की तरफ से, जैसे ही कंफर्मेशन मिला, ठीक है, किसको, कंपनी को, तो तुरंत कंपनी के बिहाफ पे जो ये एजेंट होगा, ठीक है, जो एजेंट होगा, जो पार्टिसिपेंट होगा, वो क्या करेगा, वो उस पर्सन के यानी मिस्टर एक्स के अकाउंट में क्या कर देगा, सिक्योरिटीज़ क्रेडिट कर देगा, ठीक है, सिक्योरिटीज़ क्रेडिट कर देगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई बात। वो सिक्योरिटीज़ को जैसे ही क्रेडिट कर देगा, ठीक है, उसके बाद तुरंत ही वो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए या फिर जो सर्टिफिकेट थे सब कुछ, वो तुरंत डाउनलोड करेगा उसको, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद क्या करेगा, सारी डिटेल्स और जितनी भी अब तक की कहानी हुई, डीआरएफ और डीआरएन और जितना मतलब इसका शेयर सर्टिफिकेट और प्लस कंपनी की जो ये सर्टिफिकेट कंपनी ने इशू कर दी है, मतलब शेयर सिक्योरिटी जो क्रेडिट कर दी है उसके अकाउंट में, वो सारी चीज़ का वो डाउनलोड करेगा मतलब तुरंत, ठीक है, उसको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके किसको पोस्ट कर देगा आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दे देगा, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करेगा, उसको वेरीफाई कर देगा, और वेरीफाई करते ही वो फिर तुरंत वेरीफाई करके क्या इश्यू कर देगा, एक ISIN, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फिर वो हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। और ISIN क्या होता है ये भी देख लें एक लाइन में, ठीक है, एक नज़र में भी देख लेते हैं क्या होता है ISIN। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है 12 डिजिट का, वैसे ISIN भी 12 डिजिट का होता है, ISIN, ठीक है, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 12 अंक के होते हैं, 12 डिजिट होते हैं इसमें, ठीक है। इसके फर्स्ट टू डिजिट होते हैं, फर्स्ट टू डिजिट जो होते हैं वो कंट्री बताते हैं, ठीक है, कंट्री बताते हैं कि किस कंट्री में सिक्योरिटीज़ क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, किन कंट्रीज़ में सिक्योरिटीज़ रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो बताता है। हो सकता है कि हम किसी बाहरी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, हम रिलायंस के नहीं खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम यूट्यूब के शेयर खरीद रहे हैं, यूट्यूब भी तो विदेशी कंपनी है, तो हम यूट्यूब के शेयर खरीद रहे हैं, कंपनी कहाँ की है, ठीक है, या रजिस्टर्ड कहाँ है, हम इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो इंडिया के कोड पे कहाँ पे खरीदी गई और कहाँ की कंपनी है, ठीक है, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, इंडिकेट द रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है सिक्योरिटीज़ का, वो जगह इंडिकेट करती है, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि देखिए क्या होता है डीमैट, कैसे बनता है डीमैट अकाउंट, और क्या क्या उसमें कौन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, कौन बेनिफिशियरी ओनर होता है, कौन रजिस्टर्ड ओनर होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए जितना चीज़ें आज कवर की गई, ठीक है, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं, सभी के लिए था। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।